विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज समझें समाजवादी समाज का निर्माण। ये यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति वही चैप्टर चल रहा है। तो देखिए समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है और इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे और इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं ये 1927 से 1932 पहली और दूसरी 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। यानी उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कीमतें स्थिर कर दी थी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, यानी नए नए औद्योगिक शहर बस गए। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगीं। यानी निर्माण तो तेज़ी से होने लगा लेकिन कार्य की जो स्थितियाँ थी वो खराब होने लगीं। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। यानी मजदूरों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड बढ़ गया। और रिहायशी क्वार्टरों में जोड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। और एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गईं। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे। मतलब कुछ जगह अच्छे से ये कार्य हुआ और कुछ जगह नहीं हुआ क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अब ये समझें स्थालिनवाद और सामूहिकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। यानी पहले जो है खेती का सामूहिकरण था, यानी कुछ ही लोगों के हाथ में खेती थी जो है, और इससे जो है एक बड़ा तबका परेशान था। अब 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं और ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के
ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था, यानी जो संपन्न किसान थे उनको कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया और इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं और 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, यानी जो ज़मीन किसानों को बांटी गई थी पुनः फिर से जो है कुछ ही लोगों को दे दी जाए और छोटे किसानों से ज़मीन ले ली जाए। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना और किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना, यानी अब ज़मीन जो है किसानों और बड़े किसानों के पास ना हो करके राज्य के पास आए और बड़े विशालकाय खेत बने। बड़े विशालकाय खेत बनना ज़रूरी थे। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था और इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, यानी जितना सोच रहे थे उतनी वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 और 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा और जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया और ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया और इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।